हाँ जी, तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डालिए। पहला सेल तो अपन ने पढ़ लिया, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू किया था, हेडिंग डलवाई थी कि वो भी नहीं डलवाई थी? कुछ तो सर शुरू थोड़ा करो। सा हो गया था सर इंट्रोडक्शन हो गया था। सर, रिएक्शन तक पहुंच गया था। आपको ना उसमें डायग्राम भी बनवा लिया था एक। सर डायग्राम सर बनवा लिया। रिएक्शन तक पहुंच गया था। रिएक्शन तक पढ़ लिए थे, उसमें ऐसा लिखा था कि एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग, ऐसा 4-5 पॉइंट्स लिखे थे। नो सर। नहीं सर, सिर्फ वो कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखी थी। और एनोड की लिखी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा इसी में ही, जो आप लिख रहे थे उसमें लिखना। अभी मैंने मोल्टन वाला वही केस करवाया ना, कि एक कैटायन और सिर्फ एक एनायन हो, यही वाला शुरू किया है ना अपन ने? या एक से ज्यादा कैटायन, एक ज्यादा एनायन वाले वो शुरू कर दिया? सर एक कैटायन और एक एनायन। एक कैटायन और एक एनायन वाला, ठीक है। तो एक काम करिए, इसमें एक आगे लिखिए, टू डिटरमाइन फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। अपने पास क्या है? फेराडेज लॉ है। फेराडेज के कितने लो थे? फेराडे के 2 लो, फर्स्ट लो एंड सेकंड लो। तो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट फेराडे लो। फर्स्ट फेराडे लो। अभी आप समझिए इस चीज में, याद हो तो आपको डायग्राम, अपन ने इसमें NaCl डाला था। NaCl कौन सी फॉर्म में डाला था? एक्वस वाला कि मोल्टन वाला? NaCl कौन सा डाला था? मोल्टन वाला कि क्या कहते हैं, एक्वस वाला? पानी में NaCl डाला था कि NaCl को ही लिक्विड फॉर्म में लिया था? को ही लिक्विड फॉर्म में लिया था। पानी में डालेंगे तो H प्लस और OH माइनस भी आयंस आ जाएंगे, तो ये Na प्लस है यहाँ पे और Cl माइनस है। और आपने यहाँ पे ये कैथोड है, जो कैथोड एनोड डिपेंड करेगा कि कैसे बैटरी लगाइए। तो ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये माइनस चार्ज आ गया। ये एनायन एनोड की तरफ जाएगा, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी? Cl2 गैस रिलीज होगी। ये बात समझ में आ रहा है? Cl माइनस 2Cl माइनस प्लस ये कितना हो गया? कन्वर्टिंग इनटू कितना हो गया? Cl2 प्लस कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ पे हो रहा है? एनोड की कैथोड। ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी? एनोड पर। एनोड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड। और दूसरी वाली रिएक्शन जो क्या है तुम्हारी, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Na सॉलिड। सॉलिड। ये गैस ये कहाँ पे हो रही है? एट कैथोड, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो? ये सेल रिएक्शंस का, ये दोनों का मिलके सेल रिएक्शन का कितना होगा डेल्टा जी? डेल्टा जी सेल लेस देन जीरो होगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा? ग्रेटर देन। डेल्टा जी सेल ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अपने आप हो रहा है कि करंट की मदद से करवा रहा हूँ? करंट की मदद से करवा रहा हूँ। तो डेल्टा जी सेल ग्रेटर देन जीरो है, इस कारण ई सेल क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन? लेस देन जीरो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ई सेल हमेशा लेस देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो कौन सी सेल का होता है? गैल्वेनिक सेल का। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। हाँ जी। अब आपको फेराडे लॉ क्या बोल रहा है? फेराडे लॉ किसकी इंफॉर्मेशन देता है कि एनोड पे कितना Cl2 रिलीज गैस रिलीज होगी और कैथोड पे कितना Na जाके डिपॉजिट होगा मेटल, वो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। यदि मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, उसके बारे में फर्स्ट फेराडे लॉ है। तो क्या बोलता है फर्स्ट फेराडे लॉ? कि जो वेट है कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना आपने चार्ज पास किया। यही है?
जो वेट डिपॉजिट होगा कैथोड या एनोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने कितना चार्ज दिया। ज्यादा चार्ज दे रहे होगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा, ये ज्यादा टाइम तक रिएक्शन होगी, हाँ या ना। ज्यादा टाइम तक रिएक्शन होगी तो ये Cl2 और Na क्या होगा, ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये बात दिमाग में आ रही है? यस सर। तो अब यहाँ पे ये इसका स्टेटमेंट बोलना है तो ऐसे बोल दो कि वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ट। चार्ज पास्ट या सीधा सीधा ही बोल सकते हो कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वल टू लिखना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा जेड क्यू, और जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है किसके बराबर, जेड की कितनी वैल्यू हुई, जेड क्या है, ऐसे समझो कि कितना वेट डिपॉजिट होगा यदि मैं 1 कूलम चार्ज पास करूं। वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड। 1 कूलम चार्ज पास करूं, यहाँ देखो 1 कूलम चार्ज पास करूं, क्यू की वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो W इक्वल टू जेड हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो ये जेड है क्या, वेट डिपॉजिटेड if 1 coulomb charge is passed। अब मेरा टारगेट क्या है, ध्यान से समझना, यदि मेरे को जेड निकल जाए, मेरा जेड निकल जाए तो क्यू तो आपको दे ही रखा होगा कि इतने कूलम्ब चार्ज पास किया है, तो आप क्या पता कर सकते हो, वेट पता कर सकते हो। तो यहाँ टारगेट क्या है मेरा कि जेड पता कर। तो जेड कैसे पता करेंगे वो देखेंगे अभी। सबसे पहले जितना बोर्ड पे लिखा है उतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। W क्या है, वेट डिपॉजिटेड कैथोड और एनोड। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, जब 1 कूलम्ब चार्ज पास किया जाए तब जितना वेट डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, Z। और Q क्या है तुम्हारा, चार्ज। लिख लिया ये? गर्ल्स लिख लिया? यस सर। यस सर। अभी देखो ये रटना नहीं है, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे रटना नहीं है, अपने आप इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, अपने आप होंगे। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने ही, ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Na। अभी मेरा टारगेट है ये वाली रिएक्शन का जेड पता करने के लिए। अब जेड कैसे पता करें, देखो वेट कितना Na का डिपॉजिट होगा, वो जेड टाइम्स क्या होगा, क्यू होगा। क्यू मान लो दे रखा है आपको कि कुछ 1000 कूलम्ब चार्ज पास किया, 1000 कूलम्ब चार्ज पास किया, तो बताओ कितना वेट डिपॉजिट होगा। उसके लिए जेड भी तो पता होना चाहिए ना मेरे को, हाँ या ना। यस सर। जेड Yes, कैसे sir. पता करना है, यहाँ इधर इधर से देखो, यदि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये Na भी कितना बनता, 1 मोल ही बनता, हाँ या ना। ये बात दिमाग में आ रही है? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ये भी कितना है, इसके आगे भी तो 1 है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये सामने कितना होगा, 1 मोल सोडियम होगा, हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसा बोल सकता हूं मैं कि कितना होगा, 23 ग्राम्स ऑफ क्या है, सोडियम है, बोल सकता है 1 मोल सोडियम कितना है, 23 ग्राम्स। Yes, sir. अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना है, फेराडे चार्ज 96500 कूलम्ब्स, यस और नो। Yes, sir. यस सर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ये देखो 1 फेराडे कितना होता है, ये पहले भी लिख चुके हैं अपन, 1 फेराडे इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वो कितना होता है, 96500 कूलम्ब्स। तो 96500 कूलम्ब्स चार्ज है, उससे मिलता है आपको 23 ग्राम्स है। तो 1 कूलम्ब से कितना मिलेगा, 23 अपॉन कितना हो जाएगा, 96500, हाँ या ना। यस सर। अब Yes, अपना sir. फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, ये वाली चीज के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, W इक्वल्स टू, ये बेसिकली जेड ही तो है, आया ना। और 1 कूलम्ब Yes, चार्ज sir. पास करने पे जितना वेट डिपॉजिट होता है उसी को तो जेड बोलते हैं। यस सर। Yes, sir. तो ये कितना हो गया, W इक्वल्स टू 23 अपॉन कितना हो गया, ये 96500 इंटू कितना हो गया, Q। यस सर। अब इसको और फैंसी वे में लिखो तो ऐसे लिख सकता हूँ, W अपॉन 23 इक्वल्स टू Q अपॉन 96500। यस सर।
अब ये 23 क्या था, इसका मोलर मास था। मोलर मास था, एक मोल सब्सटेंस का मास कितना था तुम्हारा सोडियम का? 23 ग्राम ही था। अब एक और यस काम करो, ये फटाफट उतारो, फिर एक मैं तुम्हें करने के लिए ऐसा देता हूँ। ये फटाफट नोट डाउन करो, फिर एक तुम्हें करने के लिए देता हूँ यहाँ से। तुम्हें जेड पता करना है वहां पे। जिसने कर लिया है नोट डाउन, वो किसके लिए जेड पता करें? Al+3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Al, इसके लिए जेड पता करें। ऐसे ही करें एक बार, ताकि पता लग जाएगा, रटना ना पड़े। मेरा क्या कहते हैं, आपको एक जो वीडियो आ रहा है प्रॉपर आ रहा है कि लैग हो रहा है? लैग हो रहा है। प्रॉपर प्लस टैग है साउंड और वीडियो के बीच। ऐसे ऐसे अभी मैं हिलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ या सीधा दिखाई दे रहा हूँ? तो यहां मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ कि ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, से मुझे कितना मिल रहा है? 27 ग्राम्स मिल रहा है ऑफ एल। तीन से 1 मोल बन रहा है ना, 3 मोल से 3 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 मोल एल्यूमिनियम होता है। 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम्स। तो यहाँ से 3 इंटू 96500 कुलाम्स से 27 ग्राम्स, तो 1 कुलाम से कितना? 27 अपॉन 3 टाइम्स 96500 आया ना, ग्राम्स ऑफ एल। ये समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये हो गया इसका जेड, ये वाली रिएक्शन का जेड कितना हो गया। अब इसको लिखूं मैं तो क्या लिखूं, यहाँ देखो, W इक्वल्स टू 27/3 इंटू कितना हो गया 96500 और इंटू क्या हो गया Q। अब इसको थोड़ा फैंसी वे में लिखूं तो W अपॉन 27/3 और इक्वल्स टू कितना हो गया Q अपॉन 96500। Yes, sir. अब यहाँ देखो, ऐसे तो इसमें भी था 23 बाय कितना था 1 था, यहाँ 27/3। ये 1 3 ये सारे क्या है, इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं या एन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। ये नाम सुना है पहले? No, sir. एन फैक्टर नाम की चीज ही नहीं सुनी तुमने? रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है? सर सुना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस। हैं? पक्का? वो बेटा नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए होता है, एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस के लिए वैसा होता है, बट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, उसके लिए एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन फॉर नॉन, ये लिख लो, फॉर नॉन रिडॉक्स सॉरी रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी है? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, वो कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ, यहाँ Na+ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Na, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 1. है ना? तो इनका एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 1 और इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इसका भी एन फैक्टर 1 ही है, बट इसका अपने को चाहिए नहीं। ऐसे ही Al+3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Al। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 3. और Al के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1. समझ रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो W/27/3 लिखा है इक्वल्स टू कितना लिखा है? Q/96500। यही लिखा था एल्यूमिनियम के लिए। यस सर। 27 क्या था? मोलर मास। और डिवाइड बाय 3 क्या था उसका? एन फैक्टर। डिवाइड बाय 3 क्या था? एन फैक्टर। अब इसको यदि समझें
तो एक होता है इक्विवेलेंट मास, एक टर्म होता है इक्विवेलेंट मास, जिसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना होता है, मोलर मास अपॉन कितना होता है, एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब यहाँ पे एक और चीज समझो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होता है, एन फैक्टर, हाँ या ना। यस सर। नॉर्मलिटी मोलरिटी पढ़ा है कुछ, यस सर। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को मैं W अपॉन M लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, Yes, sir. और इंटू क्या हो गया, एन फैक्टर। अब मुझे बताओ, ये M अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर को क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ, अरे इक्विवेलेंट मास लिख सकता हूँ। यस सर। तो यहां से देखो, ये आगे चल रहा है, इसी में ही आगे चल रहा है, ये इक्वल्स टू W अपॉन E कर सकता हूँ, हाँ या ना। ये देखो W इतना हो गया, और ये वाली चीज, इतनी वाली चीज, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया, हाँ या ना। Yes, यस sir. यस सर। तो बेसिकली अपन ने ये क्या लिखा है, ये चीज क्या हो गई, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए, ये गिवन मास अपॉन क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास, ये गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखे, और सामने आपने क्या लिखे हैं, चार्ज इक्विवेलेंट्स लिखे। ये 96500 किसका होता है, एक मोल का ही तो होता है चार्ज। Yes, sir. यस आपने वेट इक्विवेलेंट्स और चार्ज इक्विवेलेंट्स को बराबर किया है, दोनों जगह, दोनों जगह इक्विवेलेंट्स बराबर किए, एक जगह वेट इक्विवेलेंट्स है, दूसरी जगह चार्ज इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने बराबर किया है, तो सेंस भी बनता है आपका कि जितना चार्ज इक्विवेलेंट्स है उतना ही क्या होगा, वेट इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, डिपॉजिट। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चीज को मैं फाइनली क्या लिख रहा हूँ, ये यहां तक लिखिएगा। फाइनली मैं इन जनरल फॉर्मूला क्या बनाऊं, W अपॉन E, E क्या है, इक्विवेलेंट मास, इक्वल्स टू कितना हो गया, Q अपॉन 96500, 96500 लिख रहा हूं, तो Q किस में होना चाहिए, कूलाम में होना चाहिए, Yes, sir. यस और Yes, sir. W अपॉन E इक्वल्स टू Q यदि फेराडे में हो, तो नीचे 96550 कितना है, 1 फेराडे ही है। अरे 96500 कूलाम का मतलब क्या है, 1 फेराडे। यदि आपको चार्ज किसमें दे रखा है, फेराडे में दे रखा है, तो 4 से अभी नीचे 96500 से नहीं डिवाइड करोगे, दोनों तरफ यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है, इधर भी क्या है, यूनिट लेस है, इक्विवेलेंट्स कुछ नहीं है, नंबर है। अब एक और चीज यहां से देख लो, Q को क्या मैं IT लिख सकता हूँ, चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी लिख सकता हूँ, करंट इंटू टाइम। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसको Q को क्या लिख लिया मैंने, IT अपॉन क्या लिख लो, 96500। ये बस फॉर्मूला नोट कर लो। हो गया लिख के, Yes, sir. ओके। अब क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए क्वेश्चंस। सभी का हो गया है तो, नहीं हुआ तो लिखते रहो, और क्वेश्चंस भी लिखो, राइट डाउन। अभी जितना सीखा है उसकी एप्लीकेशन है, तो थोड़ा ढंग से करना, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस वाले पार्ट से। तो लिखिएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज required to produce, find the amount of charge required to produce, find the amount of charge required to produce. First part, first question, 9 grams of 9 grams of Al मतलब aluminium from AlCl3 solution, 9 grams of Al from AlCl3 solution. Second part, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड,
88 grams of 88 grams of CO2, 88 grams of CO2 from C2O4 2 minus, 88 grams of CO2 from C2O4 2 minus. अगला 10 grams of, third part, 10 grams of H2, 10 grams of H2 from H2O, 10 grams of H2 from H2O. अब H2O टूटेगा तो क्या क्या बनेगा सामने? H plus और OH minus. H2 और O2. अरे वो ठीक है, ये भी तो हो सकता है, वो तो नॉर्मल है पानी में, H प्लस और OH माइनस. यहाँ क्या है, करंट की मदद से हो रहा है ना? Yes, sir. H2 और O2. तो आपको बोला गया 10 ग्राम H2 बनाने के लिए कितना क्या चाहिए होगा तुम्हारा? चार्ज चाहिए होगा. दूसरा क्वेश्चन इसी में ही आगे कि अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ O2, फोर्थ पार्ट, अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस. कौन सी? इसी वाली रिएक्शन में जब 10 ग्राम्स H2 प्रोड्यूस हुआ होगा तो O2 कितना ग्राम्स प्रोड्यूस हुआ होगा, ये पूछा जा रहा है. अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड. अगला नेक्स्ट पार्ट, 186 grams of 186 grams of एनिलीन. एनिलीन नाम सुना है ऑर्गेनिक में? अरे एनिलीन सुना है कि नहीं सुना है? एनिलीन कैसा दिखता है? ये बेंजीन और ऊपर क्या लगा दो, NH2. एनिलीन, ये एनिलीन है. फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कैसा होगा? ये और ऊपर NO2 है. इससे ये अब बना है, तो ये कितने ग्राम्स? 186 ग्राम्स एनिलीन बनाने में कितना क्या लगा होगा, चार्ज लगा होगा. एक एक करके क्वेश्चन करो जो सिखाया गया उसी फॉर्म से. बेसिकली आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए और उसका मोलर मास, जो बना है उसका मोलर मास. ये दो चीज कर लोगे तो आपको बस यही वाला फेराडे में आंसर दो मेरे को, ये वाला फॉर्मूला लगाना. मुझे आंसर सारे फेराडे में चाहिए. तो यहाँ पे Q है, आपको बस W/E करना है. W आपको दे रखा है, E में मोलर मास आप पता कर सकते हो और एन फैक्टर. यदि ये चीज E कहाँ से आया, ये वाली चीज से, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. ट्राई करो एक एक क्वेश्चन. पहले का क्या आ रहा है? Al का कितना होगा इसमें? एन फैक्टर 3 आएगा, है ना? Yes, sir. तो कितना आ रहा है, कितना फेराडे आ रहा है? 1 Faraday. 1 फेराडे. बिल्कुल सही है. 9 ग्राम्स दे रखा है ना. 9 अपॉन मोलर मास कितना है? 27. 27 बाय कितना? एन फैक्टर 3. तो 27/3 कितना हो गया? 9 ही हो गया. ऊपर नीचे 9 9 1 हो गया. और Q कितना आ जाएगा फिर? 1 फेराडे आ जाएगा. बिल्कुल सही है, पहले वाले का आंसर 1 फेराडे. सेकंड का कोई दे रहा है जवाब? सर 4. 4 का अंडर रूट है 2. एन फैक्टर कितना आया था हर्षिता? CO2 का एन फैक्टर कितना आया? So 1. 1 आएगा कि 2 आएगा, देखते हैं. देखो
अपने है ना, एक तो क्रमबाजी बताता हूँ मैं, अपने जितने सेल रिएक्शंस के क्वेश्चन वैसन होंगे सब निपट जाएंगे। एक ट्रिक सीखो, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आएगा, इसमें आएगा जिसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी एक में रिडक्शन हो रहा है, उस पे लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एन फैक्टर निकालना इसमें सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एक का रिडक्शन हो रहा है, बहुत एक सिंपल मेथड है। बाकी तो एक इन जनरल फॉर्मूला है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व और डिवाइड बाय क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसे देखो कि ये Al कन्वर्टिंग इनटू Al+3 और ये हो रहा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के लिए Cl2 से कितना कर लो Cl-, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आया ना। Yes, sir. Al से Al+3 जा रहा है, Cl2 से Cl-। अब इसमें यदि मेरे को सभी के एन फैक्टर निकालने हैं, सभी के एन फैक्टर निकालने, दो मेथड। क्या मेथड है, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लूं इन्वॉल्व। कैसे पता कर सकता हूं, मुझे पता है कि Al से Al+3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए होंगे, और दूसरे वाले में Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू 2Cl- रहा होगा। तो इसमें इससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, आया ना। Yes, sir. तो फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए यहाँ पे, ये तो करके आ रहे हैं अपन, कितने, 6 है। 6. और फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 2Al प्लस कितना हो गया 3Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ये 2Al+3 और प्लस कितना हो गया 6Cl-, आया ना। ये बात समझ में आ रही है, ये होगी सेल रिएक्शन, बैलेंस सेल रिएक्शन। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. अब मुझे बताओ इसका सभी का एन फैक्टर कितना आएगा, सभी के एन फैक्टर के लिए क्या पता कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 6 डिवाइड बाय इसका एन फैक्टर, सॉरी ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2, Yes, sir. तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3। ऐसे ये वाले का एन फैक्टर कितना होगा बताओ जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 2। इसका कितना हुआ एन फैक्टर 3, और इसका एन फैक्टर कितना हुआ 6/6 कितना हुआ 1, है ना। यस सर। ये तो हो गई प्रॉपर मेथड। अब एक निकालता हूँ शॉर्टकट कि इसमें कौन बैलेंस करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना निकालना, एक तुकड़मबाजी है अपने पास। कैसे तुकड़मबाजी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे 0 और वहां पे कितना है +3, तो इसका चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का 3। जितना भी चेंज हुआ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं फर्क पड़ता, जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड लो। फिर देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखो कितने, Al कितना है, एक ही है, Al में एक ही है ना Al एटम। यस सर। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 3 कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आया 3, इधर से भी 3 आ रहा है। यस सर। दूसरा ये वाले का कितना आएगा, ये वाले का भी एन फैक्टर कितना आएगा, इसका चेंज कितना हुआ 3, और पर मॉलिक्यूल या पर जो भी आयन है उसमें एल कितना एक ही है। यस सर। इसको क्या कर दो 1। इसका देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, और यहाँ पे आगे कितना है -1, तो यहाँ का चेंज कितना हो गया बताओ जरा 1 का। अब मुझे बताओ इसका एन फैक्टर के लिए ये चेंज तो हुआ 1, और पर मॉलिक्यूल Cl कितने हैं 2। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एटम का निकाला जाता है, मॉलिक्यूल आयन का नहीं, Cl का निकाला है। पहले 0 था और अब कितना हो गया -1, तो इसमें Cl कितने हैं तुम्हारे 2, तो इसका एन फैक्टर भी 2 आ गया, मैच हो रहा है। Yes, sir. और ये लास्ट वाले का एन फैक्टर कितने, ये चेंज कितने का है 1, और यहाँ पे Cl एक Cl- आयन में कितना है तुम्हारा Cl एक ही है, इंटू कितना हो गया। Yes, sir. ये ज्यादा इजी है कि नीचे वाली ज्यादा इजी है, ऊपर वाली। ऊपर वाली। मस्ती से जल्दी से निकाल सकते हो, बट ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए नहीं है, जब सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइज हो रहा है एक ही रिड्यूस हो रहा है। बट मुझे बात बताओ, मेरी सेल रिएक्शन में तो हमेशा एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का ही रिडक्शन होगा। यस सर।
मेरे लिए यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में परफेक्ट है। पहले ये दो मेथड लिख लो, ये मेथड 2 हो गई और ये हो गई मेथड 1। किसके लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। यहाँ देखिएगा ये वाली तभी लगती है, कब लगती है? ओनली व्हेन वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज मतलब दूसरा वाला क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तभी लगेगी। उसके अलावा हर जगह नहीं लगेगी ये मेथड, ध्यान रहे। इसमें क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ? सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ एन फैक्टर, ये वाली कैलकुलेट करने के लिए। एन फैक्टर इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। आपकी इच्छा है जिससे भी करो, बट ये वाले से भी चल जाएगा। ये उतारो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने का, ये वाली मेथड से निकाल के बताइएगा मेरे को। ये सबको समझ में आया ऊपर वाली मेथड? यस sir. सर। ये लिख लिया? यस सर। So, इतना ज्यादा समझ में आ गया कि बर्तन तोड़ने लग गए। गजब। फटाफट निकाल के बता दो इसका, सबके सभी के एन फैक्टर्स, ये दूसरी वाली मेथड से। कितना है इसका एन फैक्टर? चेंज कितना है? so 3. 3। इसमें चेंज है 3 और यहाँ का चेंज है 2। तो Two. इसका एन फैक्टर सभी में एक एक ही है, तो जितना चेंज है उतना ही आ रहा है। इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। आसान है? Yes, sir. ये नीचे वाले में सबके करके बताओ एन फैक्टर्स। Sir, H2 का 2. H2 का 2 चेंज कितना आ रहा है? ये 0 से कितना जा रहा है? 1। 1. तो इसका चेंज कितना है? 1 का। ये कार्बन का यहाँ पे कितना है? ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1. 0. ऑक्सीडेशन स्टेट सोच के बोलो बेटा। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। एक ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? -4। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आते हैं। Yes, sir. का कितना होगा? +4। ये वाले सी का कितना होगा बताओ जरा। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो, फिर चेंज निकालना। Minus. कैसे निकालोगे? मान लो कितना है? x है, तो 2x माइनस कितना हो गया? 8 इक्वल टू -2 होना चाहिए। मान लो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है x, तो 2 कार्बन का चार्ज कितना होगा? 2x। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना हुआ? -8। और ओवरऑल चार्ज कितना है? यहाँ से कितना आ गया? 3। तो यहाँ देखो +3 पे आ रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये कहाँ से कहाँ? इसका चेंज कितने का हो गया? 1. अब मुझे बताओ इसका एन फैक्टर कितना आएगा? चेंज है 1 का, और H एटम्स कितने हैं? 2 आएगा. 2 इंटू 2 एन फैक्टर। ये वाले का एन फैक्टर 4. तो इक्वेशन को बैलेंस भी तो करता हूँ। बेटा बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस करना है तो पिछली वाली करता चलो ना। शॉर्टकट क्या हुआ? इसमें बैलेंस करना पड़ा था कहीं पे? No, sir. तो बैलेंस ही करना है तो फिर तो ओरिजिनल पे जाऊं ना मैं, मेथड पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं करना, बस चेंज इन
ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यही तो इसकी मेन खूबी है मेथड की। बैलेंस बैलेंस करना है तो ऐसे कर लो। इसका एन फैक्टर कितना होगा, चेंज कितना है, सर 1. 1। ये वाले का एन फैक्टर देखो, One. चेंज है सर 1, 2. और इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 2. 2. 1 into 2 कितना हो गया, 2। अब आपको मैंने एक का तो क्वेश्चन ही करके बता दिया, ये सेकंड वाले CO2 का पता करना, उसका एन फैक्टर पता करना। यस सर. कितना एन फैक्टर है, 1 की 2? अरे 1 आ रहा है ना CO2 का एन फैक्टर। यस सर. Yes, sir. करिए करिए, अभी बाकी वाले क्वेश्चंस भी करें, जितना सीखा उसके आगे। ये पहले नोट डाउन करो फिर आगे करो। कितना आएगा सेकंड वाले का, CO2 वाले का? सर 2. 2 फेराडे। सभी का आ रहा है कि करके बताऊं? सर आ रहा है. सिया, विनय, निकिता, खुशी, सबका आ रहा है? Yes, sir. Third का 10 Faraday. Yes, sir. बिल्कुल, थर्ड का 10 फेराडे, बिल्कुल सही बात है। इसी मेथड से करो। आप क्या देखो, बस H2O को लिखो, ये मेथड से एन फैक्टर पता करो सभी के मतलब आपको H2 और O2 का ही चाहिए। ये है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और यहाँ कितना चार्ज है, 0 है, तो यहाँ चेंज कितना हुआ, 2 का। और यहाँ +1 चार्ज है और यहाँ है 0, तो यहाँ का चेंज कितना हुआ, 1 का। तो बताओ यहाँ का एन फैक्टर कितना होगा, H2 का एन फैक्टर कितना होगा, चेंज 1 का इंटू पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन है, 2. 2. ये 2। और ये वाले का कितना होगा एन फैक्टर, बताओ जरा। चेंज कितना है, 2, और पर मॉलिक्यूल 2, कितने 4. हैं, 4. तो खत्म कर दो बस। ये दोनों आपको H2 और O2 का ही तो चाहिए, हो गया काम। आप करो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग। एक और शॉर्ट ट्रिक भी है फोर्थ क्वेश्चन करने की। क्या शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आ रही है बात? थर्ड कर लिया सभी ने? सर थर्ड का एक और पार्ट है. थर्ड का एक और पार्ट O2 वाला ना, अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस। यस सर. बट उससे पहले H2 वाला कर लिया कि H2 के 10 ग्राम से H2 बनाने के लिए कितना फेराडे चाहिए, वो कर लिया सभी ने? यस सर. ये देखो Yes, क्या sir. हुआ, देखो 10 डिवाइडेड बाय H2 का मोलर मास कितना हुआ, 2, और एन फैक्टर कितना है, 2, इक्वल्स टू कितना हो गया, ये क्यू हो गया फेराडे में। Yes, sir. तो ये आएगा 10 फेराडे चार्ज आ गया। ये नीचे 1 फेराडे है, मल्टीप्लाई हो गया तो 10 फेराडे हो गया। अब दूसरी मेथड क्या होगी, यदि आपके पास 10 फेराडे चार्ज है और नीचे 1 फेराडे, और O2 के लिए पता करना, O2 का वेट हो गया W, मेथड 1 से करके बता रहा हूँ। ये यही वाली जो फेराडे लो वाली मेथड लगाऊं, वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है O2 का, 32 ग्राम, 32. और एन फैक्टर कितना आ रहा है, 4. 4। तो ये ऊपर 4 मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है आंसर यहाँ से, ये 8 हो गया। 80. वेट आ गया O2 का कितना, 80 ग्राम। सेकंड मेथड सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है, अरे 10 अपॉन कितना है, 2, 5 मोल है या ना। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 5 मोल्स है, तो ये 2 और ये हाफ है, बैलेंस रिएक्शन ऐसे ही होगी। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, यदि sir. H2 10 मोल है, H2 जब 1 मोल होता है, H2 जब 1 मोल होता है तो O2 कितना मोल बनता है, आधा मोल। Yes, sir. सॉरी, हाँ ठीक है, H2 जब 1 मोल है तो O2 कितना बनता है, आधा मोल। तो यदि H2 5 मोल्स है तो O2 कितना होगा, 5/2 मोल। यस सर. कुछ भी जाने बिना सिंपल 10 ग्राम्स ऑफ H2 से, मुझे बीच में ये कुछ नहीं किया, सीधा यदि 10 ग्राम H2 बना है तो O2 कितने ग्राम्स बनेगा, सीधा कर सकता हूँ विदाउट एनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट कि 10 ग्राम H2 मतलब 5 मोल,
1 मोल से आधा मोल बनता है, तो 5 मोल बना, तो साथ में ये कितना बना होगा, 2.5 मोल बना होगा। तो नंबर Yes, ऑफ sir. O2 है 2.5 मोल, 2.5 मोल्स। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ O2 2.5 इंटू कितना कर लूं, 32 ग्राम्स, हाँ या ना। उसका मोलर मास ये 80 ग्राम्स आएगा। ये दूसरी वाली मेथड समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोल दो, आई कि नहीं आई? वापिस समझो, यस सर। समझो वापिस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 10 मोल, नहीं सॉरी 5 मोल है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। 10 ग्राम है तो 5 मोल होंगे। Yes, sir. अब 5 मोल है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, सिंपल इतना मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि H2O कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस हाफ O2, ये 5 मोल है, तो O2 कितने मोल्स आएगा? 2.5 मोल्स। इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. तो किसी के मोल्स पता है, तो वेट कितना होगा, वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास उसका। यस सर। Yes, sir. भाई 1 मोल होता तो 32 ग्राम होता, 2.5 मोल होगा तो कितना होगा, 2.5 इंटू 32 ग्राम्स। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये राइट सर। 80 ग्राम से आ रहा है ना। Yes, sir. तो ऐसे भी कर सकते हो विदाउट एनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेराडे लॉ, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से भी ये जो भी सेकंड पार्ट था वो कर सकते थे आप। बाकी ऐसे भी कर सकते थे, जैसे भी करके दिखाया मैंने। यहाँ से 10 फेराडे आया, 10 फेराडे जितना कैथोड को गया होता है तो एनोड को गया होगा चार्ज, तो O2 बनाने के लिए भी वही चार्ज ही गया होगा। करिए अगला पार्ट करिए, एनिलीन वाला। कितना है, 188 ग्राम है ना, क्या सॉरी 186 ग्राम्स ऑफ एनिलीन। एनिलीन क्या है, ये है NH2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओगे जरा? अरे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, C6 C6H5 NH2। H5 और NH2, यस और नो? यस। तो इसका यस मोलर सर। मास कितना आएगा वो निकालो जरा। ये तो बनाना है आपको, कहाँ से बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन मतलब ये है NO2। अब इसको है ना सिंपल वर्जन, चेंज क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बेसिकली ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा होगा, वो देखेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, हाँ या ना। अब इसको सिंपल वर्जन इतने में ही चेंज हो रहा है, यहाँ इतने से इतने पार्ट में चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो, यहाँ हो क्या रहा है, NO2 माइनस से NH2 माइनस। क्यों माइनस लिखा, अरे ऐसे देखो, ये N और H में यदि बॉन्ड तोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, H के पास, सॉरी N के पास कि C के पास। ये NH2. वाले बॉन्ड को तोड़ूं, C और N वाले बॉन्ड, C और N वाले बॉन्ड को तोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास में। Nitrogen. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा रखता है। यस सर। तो पावर ज्यादा रखता है तो इसके ऊपर ये माइनस आ जाएगा, दिख रहे हो। यस सर। NO2 वाले बॉन्ड को मान लो इतना ही लिखूं, तो यहाँ वाले में भी N ले जाएगा अपने साथ इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण क्या हो गया, NO2 माइनस। अब यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चेंज निकालो, उससे ये वाले का N फैक्टर निकालो। यहाँ N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे भी N का ऑक्सीडेशन निकालो, फिर चेंज देखो, फिर इसका NH2 वाले का N फैक्टर, इस वाले का ही तो N फैक्टर चाहिए था आपको, निकालो इतना काम। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं मैं आपको? यस सर। भाई ऐसे तो पूरा पूरा पीछे लटकन पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज हुआ है वो यहीं पे ही चेंज हुआ है। तो आप यहाँ से यहाँ देख लो, इतना ही चेंज हुआ है। एन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ हुआ है वो देख लो, चेंज देखो, फिर इस वाले का, ये एनिलीन वाले ये पार्ट का क्या निकाल लो, एन फैक्टर निकाल लो, फिर क्वेश्चन कर लो। इससे पहले एनिलीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसका मोलर मास कितना आएगा वो भी निकाल लो।
सो 93 आ रहा है। बिल्कुल 93 यार, 93 का डबल ही तो 86 ग्राम होता है। यस सर। 186 तो उसी हिसाब से डेटा दिया, सभी लोग निकाल के सही आ रहा है 93 ग्राम। इस वाले का कितना आएगा, -3 चार्ज आएगा इसके ऊपर। यस सर, और उधर Yes, +3 sir. आया। Also minus चेंज कितना आया 2. का, तो एन फैक्टर कितना, अरे 2 आया कि 6 आएगा चेंज। 6 का आया। बेटा -3 से +3 का चेंज कितना होता है, 6 का होता है ना। यस सर। तो ये 6 इंटू ये वाले NH2 वाले में नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, इंटू एक क्या है। 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। 6। इस वाले के लिए फॉर्मूला ये सबको समझ में आया, -3 से +3 कैसे आया कि ये करके बताऊं। सर समझ में आया। गुड। सर ये NO2 का +3 नहीं होगा? क्या बोल रहा है दिव्यांश, NO2 का +3। +3 कैसे आया, सिंपल है ये 2 2 जा 4 और -1 +3 कह रहे हैं। ये हो गया ना भाई, ये देख, मान ले x, मान ले ये -4 हो गया और ये कितना हो गया -1 चार्ज हो गया, कितना हो गया, सॉरी 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 उल्टा यस कर, सर, दोनों ये तरफ भी सर। उल्टा करेंगे, ये +3 होगा और ये -3 होगा, है ना। यस यस। हाँ बिल्कुल सही, +3 और -3 ध्यान रखें, यहाँ +3 है यहाँ -3, तो चेंज कितना का आएगा 6 का, तो एन फैक्टर कितना आएगा 6। अब फॉर्मूला लगा दो फाइनल वाला, फाइनल वाला फॉर्मूला कैसे लगा लो, वेट कितना है 186 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 93 इंटू एन फैक्टर कितना है 6 इक्वल्स टू Q अपॉन 1 फेराड। कितना आ गया Q, 12 फेराड है। 12। यस सर। कुछ कुछ एप्लीकेशन समझ में आ रही है फेराडे लॉ की, कैसे करना है। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखिए, write down next question. Calculate the amount of calculate the amount of calcium produced, calculate the amount of calcium produced when current of 9.65 ampere, when current of 965 ampere when current of 9.65 ampere was passed through through calcium carbonate solution, through calcium carbonate solution for 10 seconds, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लो। सर एक बार वो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ के बाद क्या था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Ca प्रोड्यूस, Ca मतलब क्या है, कैल्शियम प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट ऑफ 9.65 एम्पियर, 9.65 एम्पियर सर हो गया। was passed through calcium carbonate solution for 10 seconds। इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये IT वाला, यस सर। ये वाला लगाओगे, हाँ या ना, बस लगा लो। इतना ज्यादा टाइम थोड़ा लगना चाहिए। सर 16.08। ठीक है, देख लेते हैं।
हाँ जी, क्या किया आपने? Q अपॉन कौन चीज था? कैल्शियम था। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। और उसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2, है ना? कैल्शियम ये Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Ca, ये आया होगा। इसका एन फैक्टर कितना रहा होगा? 2। तो ये इनटू 2 इक्वल्स टू Q कितना हो गया? IT 9.65 इंटू कितना हो गया? 10 एम्पियर्स डिवाइड बाय कितना हो गया? 96500। बस इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा आएगा। सॉल्व कर लो इसको। कितना ही आएगा? सही है। यस सर, यस सर। तो ये था आपका फर्स्ट फेराडे लॉ। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हेडिंग डालिएगा सेकंड फेराडे लॉ। ये सबको आ गया समझ में? कुछ नहीं, आई और टी लिखना था यहाँ पे, Q इक्वल टू आई टी लिखना। सेकंड फेराडे लॉ, सेकंड फेराडे लॉ। सेकंड फेराडे लॉ क्या बोलता है? पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, लिखना। सेकंड फेराडे लॉ के लिए लिखना, if same quantity of equal quantity है, same quantity of charge, if same quantity of charge is passed through different, if same quantity of charge is passed through different electrolytic cells, then ratio of masses deposited, ये लिख पा रहे हो बराबर में कि धीमे धीमे बोलो? आराम से। नहीं सर, ठीक है। Different electrolytic cells, then ratio of masses deposited will be equal to तो बता सकता है किसके बराबर होगा यदि Q बराबर हो जाए तो? इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास के। किसके? इक्विवेलेंट मास के। तो will be equal to ratio of equivalent masses, अब ये क्या फंडा है? सिंपल सा है, देखो। पहले तो समझो ये किस चीज को बोल रहा है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की नहीं बात बोल रहा है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हो और उनमें चार्ज यदि क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। सेम चार्ज कब जाएगा? जब सीरीज में रखे हो कि पैरेलल में रखे हो? सीरीज में रखे। पढ़ा है ना फिजिक्स? यस सर। तो दो रेजिस्टर क्या है तुम्हारे? सीरीज में है तो क्या होगा? करंट सेम जाएगा। यस सर। पैरेलल में है तो क्या होगा? वोल्टेज बराबर होगा, मतलब चार्ज जो भी डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंस के रेशियो में। यस सर। अभी ये ध्यान दें कि ये क्या बात बोल रहा है फेराडे लॉ कि यदि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में चार्ज बराबर जाए तो उनका जो वेट डिपॉजिट होगा, पहली वाली और दूसरे वाली में जो वेट डिपॉजिट होगा, वो उनके इक्विवेलेंट मासेस के क्या होगा? रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्या बात बोल रहा है? सिंपल सा, W बाई E इक्वल्स टू कितना है? Q अपॉन 96500 बोल सकते हैं। तो यहाँ से W1 अपॉन W2 इक्वल्स कितना लिख सकते हैं अपन? Q1 E1 अपॉन Q2 E2 लिख सकता हूँ, आया ना?
ये बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा ये W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 इंटू E1 उधर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 96500। ऐसे W2 इक्वल टू कितना होगा? Q2 E2 अपॉन 96500। दोनों को डिवाइड करोगे 96500 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये तो है when Q1 is not equals to Q2, ये इन जनरल हो गया। बट इफ Q1 इक्वल्स टू Q2, यदि Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाए तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेट का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? E1 अपॉन E2। और E1 और E2 क्या है आपका? इक्विवेलेंट मासेस। तो यही तो है आपका सेकेंड फैराडे लॉ। समझ में आई बात? फटाफट लिखो, इसका इक्वेशन करते हैं। इक्वेशन से ही अपना पूरा सेकंड फैराडे लॉ खत्म हो जाएगा। सर हो गया। हो गया। जैसे आराम से बताओ ना, डांट क्यों रही है? डांट रही थी ना मेरे को, हो गया, आगे बढ़ो। सर अच्छे से बोला था। ये आपका अच्छे से बोलना होता है, तो बुरे से कैसे बोलते हो? एक बार बोल के दिखाओ जरा। मतलब बगल वाले को। कौन बोल रही थी वैसे? हर्षिता। एक यस सर। खुशी का बर्थडे था, बर्थडे तो निकल गया, अब क्या है स्पेशल ट्रीटमेंट देना? इसको बोल के दिखा कि एकदम अपना माइक बंद कर, बोल के दिखा। सर माइक तो ऑफ ही है उसका। ऐसे फिर भी गुस्सा तो बिना चीज की होता है, रेशनल लॉजिक थोड़ा ना होता गुस्से में। चलो एक क्वेश्चन लो। if three electrolytic cells, क्वेश्चन लिखिएगा। if three electrolytic cells containing सिया, मुंबई की बारिश कैसी हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही इस बार? सिया लाउड स्पीकर लगा के पढ़ती है क्या? सर हो रही है, अभी नहीं बट होती है, हवा भी काफी चलती है। स्पेशली कोलाबा वाले इलाके में ना, जहाँ तुम रहते हो। यस सर। ओके, लिखिएगा थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कंटेनिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, उसमें AgNO3 है, AgNO3 है, जिसमें आपको Ag का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास दे रखा है 108 ग्राम्स। दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो है, इसमें क्या डाला गया है? CuSO4 डाला गया है। और Cu का कितना होता है मोलर मास? 64। पूरे का नहीं, सिर्फ Cu का इतना है। यहाँ पूरे का नहीं, सिर्फ Ag का इतना है। और तीसरा है AuCl3, और इसमें Au का है 197 मोलर मास। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। पहली वाली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डाला गया है? AgNO3, दूसरे वाले में CuSO4 और तीसरे वाले में AuCl3 रेस्पेक्टिवली। लिख लिया इतना? यस सर। if total 1 Faraday charge was passed through, ये 4 तारीख को क्या NDA का एग्जाम है क्या अभी? यस सर। तो दे रहे हो आप में से कोई? नो सर। पहली बार तो कभी मैंने पूछा तो बहुत सारे NDA वाले लोग थे। नहीं हो अभी कोई NDA की तैयारी नहीं कर रहा? सर सर हमारा अभी एज नहीं हुई है। चलिए लिखिए, कंटिन्यू करिए। if total 1 Faraday charge was passed through these cells, then find ratio of metal produced if these cells
if these cells are connected first part in series में connected है ये तीनों. सेकेंड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड है. कनेक्टेड में इसमें चार्ज का रेशियो क्या है तुम्हारा इनका 1:2:3. इनके चार्ज कैसे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है 1:2:3 पैरेलल में. और तीसरा पैरेलल में ही है बट इनका रेजिस्टेंस का रेशियो आर क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस का रेशियो है 3:2:1. ठीक है. पहला है यदि ये सीरीज में होती तो कितना मेटल प्रोड्यूस होगा, उनके वेट का रेशियो पता करना है. दूसरा और तीसरा पैरेलल में कनेक्टेड है, एक से क्या कहते हैं सेल कनेक्टेड है उसके नीचे, तीसरी उनके तीनों में वायर पैरेलल में कनेक्टेड है. उनमें एक में पहले सेकंड वाले पार्ट में क्यू का चार्ज का रेशियो दे रखा है, पहली दूसरी तीसरी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे वाले में रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है. मुझे क्या चाहिए, W1:W2:W3 का रेशियो. फटाफट करिए सेकंड फेराडे लो लगा के. इतना बात समझ में आ रहा है कि पहले वाले में क्यू सेम होगा, आया ना? यस सर. तो सिंपल ये वाला लगेगा. और सेकंड और थर्ड में क्यू डिफरेंट है तो ये वाला लगेगा Q1E1:Q2:Q3E3. करिए जरा. हाँ भाई बता दो फटाफट. पहले वाले में तो इन सीरीज है तो जस्ट E1:E2:E3 आना चाहिए, आया ना? यस सर. बट ये बात समझ में आ रही है कि इसमें रिड्यूस कौन सा मेटल कहां से कहां होगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag बन रहा होगा, है ना? इसके बारे में कमेंट करना था. इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, है ना? यस सर. ऐसे ये वाले में क्या होगा, ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Cu, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2. और ये तीसरे वाले में Au+3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू क्या है, Au, तो एन फैक्टर कितना होगा, 3, है ना? यस सर. आपको इन तीन मेटल्स के बारे में पूछा है, ये Ag कितना डिपॉजिट होगा, Cu कितना डिपॉजिट होगा, Au कितना डिपॉजिट होगा. तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेट ऑफ Ag is to weight of Cu to weight of Cu इक्वल्स टू कितना होगा, Q तो सब में एक जैसा है ना, यहाँ पे सीरीज में है तो Q1:Q2:Q3 एक जैसा ही है. तो E of Ag is to E of Cu is to E of Au. अब E कैसे पता करें, पता करना आता है. मोलर मास कितना दे रखा है Ag का, 108. पेज पे लिख लेता हूँ ना, W1:W2:W3 कर लेता हूँ मैं. 1 2 3 आप देख लेना. E1:E2:E3 इक्वल्स टू कितना हो गया, वेट कितना है तुम्हारा 108 अपॉन एन फैक्टर कितना है 1, दूसरे वाले कितना है 64 अपॉन एन फैक्टर Cu का कितना है 2, तीसरे वाले का मोलर मास कितना है 197 डिवाइड बाय कितना कर लो, एन फैक्टर कितना है 3, है ना? ये है पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में इस बार क्यू सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है. डिफरेंट है. तो डिफरेंट है तो क्या चीज लगाओगे इस बार, Q1E1:Q2E2:Q3E3. अब E1:E2:E3 का तो रेशियो पता ही है, Q1 Q2 के Q3 का रेशियो कितना दे रखा है 1:2:3. यस सर. 1 इंटू ये पहले वाला ही चीज आ गया अपॉन 1:2 इंटू 64 डिवाइड बाय 2 और ये कितना हो गया 3 इंटू 197/3, है ना? तीसरे का क्या किया ये बताओ मेरे को. तीसरे में भी क्यों डिफरेंट तो है बट किया क्या तीसरे में, आंसर क्या आ रहा है फाइनली,
रेजिस्टेंस 3:1 2:1 में दे रखा है, तो चार्ज कौन से रेशियो में होगा? तो बेटा V = IR होता है, हाँ या ना? यस V सर। तो एक कैसा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस या Q I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Q के। तो मैं बोल सकता हूँ Q विल बी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यस सर। तो यहाँ पे देखो Q1 is to Q2 is to Q3, ये किसके बराबर होगा? 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, हाँ या ना? यस सर। तो ये किसके बराबर होगा? R1 is to R2 is to कितना दे रखा? 1:3, 1:2 is to 1/1। बस यहाँ पे भी वही हो गया थर्ड पार्ट में, W1 is to W2 is to W3 इक्वल्स टू कितना हो गया? Q1 E1 is to Q2 E2 is to Q3 E3, ये किसके बराबर हो गया? 1/R1 is E1 इक्वल्स टू ये E2/R2 E3/। एक और गलती की, नहीं ठीक है, सही है। बस अब ये E1 E2 E3 तो आपके पास है ही है पहले से, डिवाइड बाय क्या करना है? E1/3 is to E2/2 is to E1/1, है ना? यस। तो तीसरे वाले पार्ट को और सेकंड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। तो ये था आपका सेकंड फैराडे लॉ। अगला हेडिंग डालिएगा, जो कि अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट हेडिंग डाल के जाते हैं। करके लिखिएगा, इवन मोर देन वन, एक से ज्यादा कैटायन और एनायन हो। अभी अपन ने जो पूरा पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें एक ही कैटायन था और एक ही एनायन था, कोई कंपटीशन नहीं था। अभी सेकंड केस पढ़ेंगे अपन, व्हेन मोर देन वन कैटायन एनायन आर प्रेजेंट। एक से ज्यादा कैटायन और एनायन है, क्या करेंगे आगे देखेंगे अगली कक्षा में। चलिए टाटा बाय बाय, एंजॉय।